नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिविल लाइफ पर। पिछले वीडियो में हमने क्लास 7 इंग्लिश चैप्टर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक हमने देखा कि राजा के पास 3 प्रश्न है और ऐसा उसका मानना है कि अगर वो इन 3 प्रश्नों का जवाब जानता है, अगर पता चल जाए इन 3 प्रश्नों का उत्तर, तो जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा। इसलिए उसने पूरे साम्राज्य में, अपने पूरे किंगडम में मैसेंजर्स को भेज दिया कि जो भी इस तीनों सवाल का जवाब देगा उसे बड़ी रकम इनाम के तौर पर दी जाएगी। तो इसीलिए बहुत सारे वाइज मैन आए, किंतु सभी ने अपने जवाब से राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया और अंततः राजा ने एक हर्मिट की सहायता लेने की सोची। हर्मिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो काफ़ी बुद्धिमान होता है और अकेला जीवन व्यतीत करता है जंगलों में। तो राजा जंगल भी पहुंच चुका है और अपना प्रश्न भी उसे सुना चुका है। जब राजा वहां पहुंचा तो देखा कि हर्मिट अपनी झोपड़ी के सामने एक बेड़ खोद रहा है, एक क्यारी बना रहा है जिसमें कुछ रोपा जा सके। क्योंकि हर्मिट काफ़ी बूढ़ा हो चला था, इसीलिए उसकी थकान देखा नहीं गया राजा से और उसने कुदाल लेकर खोदना शुरू किया। किंतु जब वो उसने 2 बेड़ खोद दिया तो उसके बाद में देखा कि एक आदमी जो घायल हुए उसकी तरफ दौड़ा आ रहा है और जैसे ही वो आदमी उन लोगों के पास पहुंचा वो बेहोश हो जाता है। तो यहीं तक कहानी समाप्त हो गई थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. तो राजा ने मुड़कर देखा तो उसने पाया कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनके तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है और उसके हाथ जो है उसके स्टमक पे दबे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से काफ़ी खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि जब वो राजा के पास पहुंचा तो बेहोश हो गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो क्या किया उसने? राजा और हर्मिट ने मिलकर उस आदमी के कपड़े को रिमूव कर दिया और देखा कि एक बहुत बड़ा घाव है, नहीं तलवार से उसके पेट में एक बहुत बड़ा जख्म है। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. तो राजा ने उसे अपने रुमाल से उसको कवर किया, उसको बार बार धोया, ठीक है, लेकिन खून फिर भी नहीं रुकी। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई बड़ा जख्म होता है तो उसको बार बार ड्रेसिंग किया जाता है। तो राजा ने भी उसको बार बार ड्रेसिंग किया और अंततः खून का जो बहाव है वो रुक गया। The man felt better and asked something for drink. तो ड्रेसिंग के बाद आदमी को कुछ अच्छा महसूस हुआ और उसने कहा कि मुझे कुछ पीना है। उसने कुछ पीने को मांगा, पानी। The king brought fresh water and gave to him. तो राजा ने क्या किया, ताज़ा फ्रेश पानी लेकर आया और उसको दे दिया। By this time the sun had set and the air was cool. शाम का समय हो चुका था जब ये सब काम करते हुए। संध्या अंधेरा होने चला था और उस समय हवा एकदम कूल हो चुकी थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. तो राजा ने हर्मिट की सहायता से उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर ले गया
और उसको बेड पर सुला दिया। कि यहाँ पे लेड वर्ड जो है, लेड मीन्स होता है, ये वर्ड लेस बना हुआ है। ले मीन्स होता है किसी चीज़ को सुलाना, किसी व्यक्ति को, दूसरे को सुलाना, और लाई मीन्स होता है खुद सोना। तो लेड मीन्स उसको सुला दिया बेड पे। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांति से सो गया। देखिए यहाँ पे ले है ना, तो ले उसके लिए प्रयोग किया गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर। तो राजा भी काफी थका हुआ था, उसने बहुत ज़्यादा वॉकिंग किया था और साथ में उसने जो खुदाई का, डिगिंग का काम किया था, उससे भी काफ़ी थक चुका था। इसीलिए उसने भी फ्लोर पे ही सो लिया और पूरी रात सोया रहा। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the stranger bearded man lying on the bed was. तो जब वो जगह उससे थोड़ी ही देर पहले, क्या इससे पहले कि वो याद कर पाता उसे कि वो कहाँ है और ये जो बेड पर आदमी सोया हुआ, ये दाढ़ी वाला आदमी, ये कौन है। तभी एक आवाज़ आई, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. ये बात किसने बोली? ये उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने बोली कि मुझे क्षमा कर दो, जब उसने पाया कि राजा जो है जग चुका है। I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा, भाई मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मैं तुम्हें जानता भी नहीं और कोई ऐसा तुमने अपराध भी नहीं किया मेरे नजर में कि मैं तुम्हें क्षमा करूं। You don't know me, but I know you. आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you. मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी कि आपसे बदला लूंगा। ठीक है, यानी ये जो बेडेड मैन है ये उसका दुश्मन है और उससे बदला लेना चाहता था। क्यों? Because you put my brother to death and seized my property. क्योंकि तुमने मेरे भाई की हत्या कर दी थी और मेरे प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था, यानी अपने कब्जे में ले लिया था। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. और चूंकि मैं जानता था कि आप अकेले ही उस हर्मिट से मिलने जा रहे हैं, इसीलिए I made up my mind, ये एक फ्रेज होता है, एक स्ट्रक्चर है, इस मेकअप वंस माइंड, इसका मतलब होता है निर्णय लेना, डिसाइड। सो मैंने डिसीजन लिया कि मैं आपको रास्ते में ही मार दूं। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन क्या हुआ, दिन बीत गए पूरे, लेकिन आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपने छुपने का स्थान बदल दिया, क्योंकि मैं छुपा हुआ था। जब आप वहाँ से गुजरते तो मैं आपको मार देता। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। तो मैं जैसे ही मैंने अपना हाइडिंग प्लेस को छोड़ा, तो कम अपन का मतलब होता है से मिल जाना, मतलब तो मैं आपके बॉडीगार्ड से क्या हुआ, बॉडीगार्ड के नज़र में आ गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आपके बॉडीगार्ड ने पहचान लिया कि मैं आपका दुश्मन हूँ और मैं आपसे बदला लेने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ, तो उसने मुझे घायल कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. तो मैं escape होता है भागना, तो मैं वहाँ से भागा, लेकिन मैं मर गया होता अगर आपने मेरी घाव की ड्रेसिंग नहीं की होती। क्या ये कंडीशनल सेंटेंस है कि जैसे उसने मुझे
घायल किया तो मैं वहाँ से भाग निकला और उस घायल अवस्था में मैं कहीं और जाता, अगर मर जाता, मैं वैसे भी मर गया होता अगर आपने मेरी घाव की ड्रेसिंग नहीं की होती। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैंने आपको मारने की कोशिश की, इच्छा की, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ आई लीव आई विल सर्व you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. और अब अगर जीवित रहता हूँ तो मैं आपकी उसी तरह से सेवा करूँगा जिस तरह से कि आपके सबसे वफादार सेवक आपकी सेवा करते हैं, और मैं अपने बेटों को भी यही आज्ञा दूंगा कि वो भी आपकी सेवा ऐसे ही करे, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली। राजा तो बहुत खुश हुआ। खुश क्यों हुआ यहाँ पे, ये भी सवाल आ सकता है। तो खुश इसलिए हुआ क्योंकि किसी के साथ भी अगर दुश्मनी हो जाती है तो यही चाहता है कि उस दुश्मनी समाप्त हो जाए, क्योंकि हमेशा एक रिवेंज का रास्ता बना रहता है कि हाँ कभी भी वो उससे बदला ले सकता है। तो राजा काफ़ी खुश हुआ कि उसने अपने दुश्मन पर इतनी आसानी से विजय प्राप्त कर लिया है। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको एक दोस्त के तौर पर उस पर विजय प्राप्त की है, यानी अब उसका दोस्त बन चुका है। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. उसने केवल उसे क्षमा ही नहीं किया बल्कि ये भी कहा कि वो यानी राजा अपने सभी अपने सेवकों और अपने खुद के डॉक्टर को उसकी देखभाल के लिए भेजेंगे। क्या लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी राजा ने सीज कर ली थी वो उसे वापस देने का भी प्रॉमिस किया। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। उस वुंडेड मैन को छोड़कर अब राजा बाहर झोपड़ी के आ रहा है। टू लुक अराउंड फॉर द हर्मिट, कि थोड़ा हर्मिट से मिला जाए। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। बोला कि भाई अब तो जा ही रहा हूँ तो एक बार फिर से प्रयास कर लेता हूँ, अगर सवाल का जवाब दे देता है तो सही है, क्योंकि उसके जीवन से रिलेटेड सवाल है। उसकी मान्यता है कि अगर वो तीनों सवाल का जवाब जान जाएगा उस दिन से वो कभी भी फेल नहीं होगा। इसलिए बोला कि भाई एक बार फिर से ट्राई करने में क्या जाता है। बिफोर गोइंग अवे होम he wished once more to get answer to his questions. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. Hermit was on his knees का मतलब आप देखोगे जब बीज बोया जाता है तो वो अपने घुटनों के बल बैठे होते हैं, तो उसी तरह घुटनों के बल वो बैठा हुआ था। कहाँ पे? उन बेड्स के पास, और उसमें बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा उसके पास गया एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, कि आखिरी बार मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मेरे सवालों के जवाब दें। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground. hermit ने कहा कि आपको तो पहले ही जवाब मिल चुका है। said the hermit, still bending down to the ground and looking up as he stood up before him. तो बीज बो रहा था, उसने बोला कि भाई तुम्हें तो पहले ही जवाब मिल चुका है, फिर किस बात के जवाब मांग रहे हैं।
हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कैसे जवाब मिल गया? आपने कभी जवाब दिया नहीं मुझे, तो फिर मेरे सवाल का जवाब कैसे मिला? डिड यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा? रिप्लाइड द हर्मिट, इफ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. क्या तुम्हें पता नहीं कि अगर कल तुमने मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखाई होती और मेरे लिए इन बेड्स को नहीं खोदा होता, इन क्यारियों की खुदाई नहीं की होती, तो तुम चले गए होते घर. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और फिर वो जो आदमी, जो दाढ़ी वाला आदमी जो छुपा हुआ था, वो आप पे आक्रमण करता और आप क्या इच्छा करते हैं कि काश आप मेरे साथ रुक गए होते. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड. इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम है, यानी आपका सवाल, पहला सवाल यही था ना कि मेरे लिए, कि मैं किसी भी काम को सही समय पे करना कैसे सीख सकता हूँ. तो सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप मेरे लिए क्यारियाँ खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और मुझे आप उस क्यारियों को खोद रहे थे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था. और उस समय मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और जो कुछ भी आप मेरे भलाई के लिए कर रहे थे वो आपका इम्पोर्टेंट बिजनेस था. तो आपके 3 सवालों का ये 3 जवाब हो गया. ये इसको बाद में समराइज किया जाएगा, अभी आप पढ़ते जाइए. आफ्टरवर्ड्स when the man ran towards, the most important time was when you were caring for him. उसके बाद जब वो आदमी हमारी तरफ दौड़ता हुआ आया, ठीक है, वो जो दाढ़ी वाला आदमी हमारी तरफ दौड़ता हुआ आया, the most important time was when you were caring for him. सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे. Because, क्योंकि if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. क्यों जरूरी था भाई? उसकी देखभाल करने में क्या मिलता? तो ऐसा इसीलिए वो समय महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि अगर आप उसकी देखभाल नहीं की होती तो वो आदमी मर गया होता और आपसे वो शांति स्थापित नहीं कर पाता. ठीक है, आपसे बिना शांति स्थापित किए ही मर गया होता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन. इसलिए वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति था उस समय जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे. एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और जो कुछ भी आपने उसके लिए किया वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था. रिमेंबर देन, तब याद रखिए, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ. इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि एक ही समय सबसे महत्वपूर्ण है और वो समय है अभी का समय जो अभी चल रहा है. क्यों? इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. क्योंकि यही वो समय है जब हमारे पास पावर होता है एक्ट करने का. अभी इस समय को मैं चाहूँ तो अच्छे कामों में व्यतीत कर सकता हूँ, चाहूँ तो बुरे काम में बिता सकता हूँ. लेकिन जो समय बीत गया कि कल मैंने जो कुछ भी किया आज मैं उसे बदल नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर उसका पावर नहीं है. और फ्यूचर में क्या होगा वो मुझे पता नहीं. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट. ओके, और सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो आवश्यक जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति होता है जिसके साथ आप एक पर्टिकुलर टाइम पे है. यानी अभी अगर आप मेरे साथ हैं, ओके, तो यू आर द इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर मी. For no one knows what will happen in the future and whether we will meet again anyone else. क्योंकि
कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। अभी मेरे साथ जो है वो कुछ भी है। अगर आपका कोई अभी दोस्त है, हो सकता है फ्यूचर में आपका दुश्मन बन जाए, किंतु अभी तो दोस्त है। इसीलिए जिस व्यक्ति के साथ आप एक पर्टिकुलर टाइम पे है, वही व्यक्ति आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone. और सबसे इम्पोर्टेंट जो बिजनेस है वो उस व्यक्ति के लिए अच्छा कार्य करना। ठीक है, उस व्यक्ति को अच्छा बनाना मीन्स अगर किसी व्यक्ति की कोई ज़रूरत है, ठीक है, और कोई घायल हो गया है तो उसका इलाज करना आपके लिए इम्पोर्टेंट बिजनेस है। ठीक है, अगर कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाना आपके लिए इम्पोर्टेंट बिजनेस है, क्योंकि हम इसी पर्पस के लिए अकेले ही इस दुनिया में भेजे गए थे। इस कहानी को लिखा है लियो टोल्स्टॉय ने। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको अगर दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं बहुत जल्द आंसर राइटिंग का एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आपको ये बताऊंगा कि बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक किए किस तरह से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। तो अब अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और ये सूचित करें कि बहुत जल्द राइटिंग सेक्शन का भी सीरीज शुरू होने वाला है और इसके साथ में ग्रामर का भी शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।